नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। देखो, डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक स्पेशल जानकारी है। वो एस्पायरेंट्स जिन्होंने इस बार प्री क्लियर किया, जिनको इस बार मेंस लिखना है, अगर देखो वो एस्पायरेंट्स मेंस की तैयारी में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर समझ ही नहीं आ रहा मेंस की तैयारी कैसे करें, आंसर राइटिंग में किसी भी प्रकार से मेंस की तैयारी में कोई दिक्कत उनको आ रही है ना, क्योंकि उनके पास समय कम है, उनके पास सिर्फ अभी 3 महीनों का समय है, तो वो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में जो फॉर्म है ना, गूगल फॉर्म है, उसे ज़रूर फिल कीजिए। फिर से बोलता हूँ, ये गूगल फॉर्म उनके लिए है जिनको इस बार मेंस देना है, मेंस में दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार से, हर हाल में मेंस क्लियर करना है, और जिन्होंने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप ये फॉर्म जरूर फिल कीजिए। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले ड्रग सेफ्टी, दूसरे नंबर पे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, तीसरे नंबर पे रिफ्यूजीज। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले हार्म प्रिंसिपल है, एक जेएस मिल का प्रिंसिपल है। देखो, हार्म प्रिंसिपल का मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स को ना पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, वो कोई भी एक्शन कर सकते हैं अनटिल अनलेस इंडिविजुअल का जो एक्शन है वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे देखो, मेरे पास बोलने की आज़ादी है, हमारे देश में संविधान ने मुझे बोलने की आज़ादी दी है, लेकिन एक्सेप्शन भी है। मैं अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार का यूज करके वायलेंस को नहीं इंसाइट कर सकता ना, हिंसा नहीं भड़का सकता। तो जब तक मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं जिससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, तब तक मैं कुछ भी बोल सकता हूं। लेकिन मेरे बोलने से अगर दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है तो फिर मैं वो नहीं बोल सकता। समझ गए? जैसे देखो, मेरी मर्जी है मैं अपनी हेल्थ का कैसे भी ख्याल रखूं। मैं अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, मान लीजिए मैं दवाई नहीं लेना चाहता, तो मेरी मर्जी है। बट मेरे दवाई ना लेने की वजह से अगर दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है ना, तो मैं गलत हूं, फिर सरकार कार्रवाई कर सकती है, सरकार आपके एक्शंस में इंटरफेयर कर सकती है। जैसे वैक्सीनेशन सरकार ने धक्के से करवाया, क्यों? क्योंकि आपके वैक्सीनेशन ना करवाने से ना दूसरों को नुकसान पहुंच रहा था। तो ये है हार्म प्रिंसिपल कि इंडिविजुअल्स को आजादी दो, वो कोई भी एक्शन कर सकता है अनटिल अनलेस उसके एक्शन से दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। अगर दूसरों को नुकसान पहुंचेगा तो फिर सोसाइटी इंटरफेयर करेगी उस पर्सन के एक्शन में, सरकार इंटरफेयर करेगी और उस पर्सन को वो एक्शन लेने से रोकेगी जिससे दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है। आज के डिस्कशन का पहला इंपोर्टेंट आर्टिकल ड्रग सेफ्टी से संबंधित है और आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेस्ट है? श्रीलंका में ना 2 पेशेंट्स की जान चली गई और दोनों पेशेंट्स को ना एनेस्थेटिक ड्रग्स दी गई थी। एनेस्थेटिक ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स जिनका काम होता है शरीर को सुन्न करना, ताकि कोई ऑपरेशन वगैरह, सर्जरी वगैरह करनी है तो की जा सके बिना दर्द के। जनरल एनेस्थेसिया मतलब पूरे शरीर को बेहोश कर दिया जाता है। लोकल एनेस्थेसिया मतलब जैसे शरीर के एक छोटे से हिस्से को सुन्न कर दिया जाता है, इनसेंसिटिव बना दिया जाता है, दर्द का असर नहीं होता। दिक्कत पता क्या है? 2 पेशेंट्स की डेथ हुई एनेस्थेटिक ड्रग्स की वजह से। वो ड्रग्स इंडिया में बनी थी, मेड इन इंडिया थी वो ड्रग्स। और देखो, पिछले महीने इंडिया में बनी आई ड्रॉप्स की वजह से श्रीलंका में 30 पेशेंट्स में आई इन्फेक्शन हो गया और 10 पेशेंट्स तो बिल्कुल ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। और वो आई ड्रॉप्स भी इंडिया में बनी थी। चलो देखो, एनेस्थेटिक ड्रग्स का केस तो पहली बार सामने आया है, लेकिन इंडियन मेड आई ड्रॉप्स की वजह से इन्फेक्शंस हो रहा है आईज में, ब्लाइंडनेस आ रही है। ऐसी खबरें तो देखो कुछ महीने पहले भी आई थी यूएस में। यूएस में अटलांटा बेस्ड सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यह कहा था, इंडिया की किसी कंपनी ने जो आई ड्रॉप्स बनाई है ना, इसकी वजह से आईज में एक बहुत ही ज्यादा ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया एंटर कर रहा है। मतलब आई ड्रॉप्स में एक ऐसा बैक्टीरिया था जो बहुत ही ज्यादा ड्रग रेसिस्टेंट था। ड्रग रेसिस्टेंट मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिस पर ड्रग्स का कोई असर ही ना हो। नाम भी बताया इस बैक्टीरिया का, नाम है सुडोमोनास एरुगिनोसा। अब देखो, ये इसकी वजह से ब्लड में, लंग्स में, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में इन्फेक्शन हो सकता है और ड्रग्स का असर नहीं होता। तो कितना खतरनाक था ये बैक्टीरिया जो आई ड्रॉप्स में पाया गया, और वो आई ड्रॉप्स इंडिया की एक कंपनी ने बनाई थी। और केस भी देखिए,
गैम्बिया एक देश है अफ्रीका का, वहां पे देखो 70 लोगों की जान चली गई, 70 बच्चे थे उनकी जान चली गई एक किडनी इंजरी की वजह से। और वो किडनी में इंजरी क्यों हुई? कफ सिरप पीने की वजह से। वो कफ सिरप इंडिया की कंपनी ने बनाई थी। हुआ ये, इंडिया की वो कंपनी थी ना, उस पर आरोप ये लगा कि उसने ना कफ सिरप में यानी खांसी की दवाई में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दिया। किसकी जगह? प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की जगह। यूज ये करना था ये वाला, लेकिन जानबूझ के ये महंगा आता है तो सस्ते इंग्रेडिएंट से इस्तेमाल कर दिए, अल्टरनेटिव के तौर पे डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल ये वाले यूज कर दिए, जो कि नहीं करने चाहिए थे। अब ये ना टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, कंज्यूम किया बेचारे बच्चों ने कफ सिरप को और किडनी में इंजरी हो गई, 70 लोगों की जान चली गई। इसी प्रकार का केस उज्बेकिस्तान में भी सामने आया जिसमें 18 बच्चों की जान चली गई। वो कफ सिरप भी मेड इन इंडिया था। ये सारे एग्जाम्पल्स राइटर क्यों देते हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स राइटर इसलिए देते हैं क्योंकि देखो, इंडिया जाना जाता है सस्ती दवाइयों के लिए। बड़ी मुश्किल से कोई ब्रांड बनता है, बड़ी मुश्किल से लोगों का ट्रस्ट पैदा होता है, लेकिन वो ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो फिर लोग इंडिया में बनी दवाइयां परचेज नहीं करेंगे। तो बहुत सीरियस मामले हैं ये, सरकार को सीरियस हो जाना चाहिए। देखो, दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि कुछ इंडियन कंपनीज जानबूझ के ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में सस्ते इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे देखो, दूध में भी यूरिया वगैरह मिलाया जाता है ना, लोकली आप खबरें सुनते हो, दूध में यूरिया मिलाया हुआ है ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो उसी प्रकार से कई इंडियन ड्रग कंपनीज भी ऐसा कर लेती हैं, बट उसकी वजह से बाकी कंपनीज जो मेहनत करती हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि पूरे देश का नाम खराब होता है इनकी वजह से। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है ना हमारे देश में, उस ड्रग रेगुलेटरी बॉडी को ना ऐसा नहीं कि सीधा सीधा कोई आरोप लगा तो झुठला दिया। उस बॉडी को भी जांच करनी चाहिए कि वास्तव में जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। राइटर कहते हैं एक दो बार तो देखो ऐसी न्यूज सामने आई कि हमारे देश की ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ने ना WHO को ही दोषी ठहरा दिया कि WHO गलत डेटा दे रहा है। केस देखो और भी हैं, इस स्लाइड में भी मार्शल आइलैंड्स और माइक्रोनेशिया वाला केस है, लेकिन इतने सारे केस आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 केस हमने डिस्कस कर लिए, सही है। पॉइंट आपको पता लग गया ना कि इंडिया का जो नाम है ना ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, वो खराब हो रहा है। राइटर देखो ये बोलते हैं, जो इंडियन ड्रग रेगुलेटर का कंडक्ट है ना, व्यवहार है, वो सही नहीं है। उन्होंने तो कंपनी को क्लीन चिट दे दी थी अक्टूबर में। अब देखो, मैं यहां पे ना GS पेपर 2 और एथिक्स को आपस में इंटर रिलेट करना चाहता हूं। मैं आपके थॉट्स प्रोवोक करना चाहता हूं। कैसे? सरकार ने ना ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए एक कमेटी बनाई है जिसको काम दिया गया है कि आप रिकमेंडेशन दो कि कैसे इस सिचुएशन को ठीक किया जाए जो इंडियन ड्रग्स का नाम खराब हो रहा है, और आप उस कमेटी के हेड हो, आपको रिकमेंडेशंस देनी है। तो आप बताइए क्या रिकमेंडेशंस दोगे? सबसे पहले देखो, आपके मन में ये आएगा कि जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है ना इंडिया की, इसे स्ट्रोंग बनाओ। जो भी ड्रग्स बनती हैं, जहां पे ड्रग्स बनती हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वहां पे ना रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शन जैसे ना वहां पे उनको डर होना चाहिए, कभी भी ऑफिशियल्स आ सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ये डेटरेंस क्रिएट होना जरूरी है। अगर देखो आप साल 6 महीने में एक बार इंस्पेक्शन करोगे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, तो उनको ना डर नहीं रहेगा, डर खत्म हो जाएगा। तो रेगुलर इंस्पेक्शंस होनी चाहिए और ज्यादा फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस होनी चाहिए। दूसरा, आपके मन में ये आएगा कि डर पैदा करने के लिए ना पेनल्टी बड़ी लगाओ, कि सेफ्टी नॉर्म्स के साथ अगर कोई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कॉम्प्रोमाइज कर रही है ना, कोई ड्रग मैन्युफैक्चरर है वो अगर सेफ्टी नॉर्म्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना, तो इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दो वो बाकियों के लिए एग्जाम्पल हो कि नहीं यार ऐसा काम तो करना ही नहीं है, ड्रग हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, कोई हमारा ड्रग परचेज नहीं करेगा। इतना डर होना चाहिए। आप ये रिकमेंड करोगे। तीसरे नंबर पे बताइए और आप क्या करोगे? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी इंस्पेक्शंस होंगी ना, वो सारा डेटा पब्लिकली रिलीज किया जाए कि ये इंस्पेक्शन हमने की थी, इंस्पेक्शन में ये पाया गया,
ट्रांसपेरेंसी आएगी तो जनता को भी पता लगेगा कि रेगुलर इंस्पेक्शन हुई है इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी डर लगेगा कि यार इंस्पेक्शन में कुछ गलत पाया तो हाथों हाथ ये पब्लिक में डाल देंगे तो हमारी तो कंपनी की बेइज्जती हो जाएगी, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो दो चीजें हैं, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो सेफ्टी को कंप्लाई करना चाहती हैं, जो क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहती हैं, बट उनके पास ना कैपेसिटी नहीं है। तो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी उनकी हेल्प करे ताकि ऐसी कंपनीज जो सेफ्टी से कंप्लाई करना चाहती हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहती हैं, वो अच्छे से अपना ये काम कर सकें। आप ये भी रेकमेंड करोगे कि देखो जो फार्मा बॉडी है ना, जैसे हर एक क्षेत्र में आपको पता ही होगा एसोसिएशन बन जाती है, जैसे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की भी एसोसिएशन है, फार्मा बॉडी है, उसके साथ भी सरकार एंगेज करे ताकि वो फार्मा बॉडी भी यानी एसोसिएशन जो है वो भी ये इंश्योर करे कि कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसा ना हो जो इंडिया का नाम खराब करवाए। तो दवाइयों की कंपनीज की जो एसोसिएशन है ना, वो भी सरकार को बताए अगर उन्हें पता लगता है कि ये जो कंपनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, क्वालिटी की धज्जियां उड़ा रही हैं, तो फिर सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बॉडी। जो देखो जैसे ड्रग रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं, उनके साथ भी इंडिया की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी काम कर सकती है ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखा जा सके। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, कुछ पॉइंट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीचे कि क्या सरकार कर सकती है फिलहाल की सिचुएशन में ताकि इंडिया के ब्रांड को खराब होने से बचाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से संबंधित है और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज़ादी के बाद ना 63 ईयर्स इंडिया को लग गए $1 ट्रिलियन की जीडीपी बनने में। जीडीपी मतलब एक निश्चित टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जांपल एक साल में जितने गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू का सम। तो 63 ईयर्स में इंडिया की जीडीपी हुई $1 ट्रिलियन। उसके बाद 7 साल में, अगले 7 साल में इंडिया की जीडीपी पहुंच गई $2 ट्रिलियन तक, और उसके बाद अगले 3 साल लगे एक और $1 ट्रिलियन ऐड करने में, यानी 3 साल बाद इंडिया की जीडीपी हो गई $3 ट्रिलियन। ये चीज़ देखो आप ऐसे में बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। और अब प्रोजेक्शन ये है 2047 आते आते इंडिया की जीडीपी हो जाएगी $25 ट्रिलियन, यानी आज़ादी के 100 साल बाद। 1700 में इंडिया की इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा था। ग्लोबल जीडीपी में 35% इंडिया की जीडीपी कंट्रीब्यूट करती थी। अगर मान लीजिए पूरे वर्ल्ड की जीडीपी उस समय 100 रुपये थी तो 35 रुपये तो इंडिया ही कंट्रीब्यूट करता था पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में। और जब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए, उस समय इंडिया की जीडीपी का ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% था। बट चीजें चेंज हुई एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। अब इंडिया की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में 4 से 5% तक है। अक्सर आपने जो ये फ्रेज सुना है ना कि इंडिया पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था। क्यों बोलते थे इंडिया को सोने की चिड़िया? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी, जैसे 1700 का ही केस ले लीजिए, उस समय इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी फ्लोरिशिंग थी। इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, प्रोस्पेरिटी थी इंडिया में, अपॉर्चुनिटीज़ थी। इंडिया अपनी वेल्थ के लिए जाना जाता था, रिसोर्सेज के लिए जाना जाता था। लेकिन बाद में ब्रिटिश राज आया और ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार से इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया वो सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इंडिया ने देखो पिछले 20-30 सालों में काफ़ी रिकवर किया है। आज देखो इंडिया की पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है। 2030 आते आते इंडिया में 1 बिलियन लोग यानी 100 करोड़ तो लोग ऐसे होंगे जो काम कर रहे होंगे। इतनी तो पूरी G8 कंट्रीज़ की, यानी 8 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है ना, अभी 7 का है रशिया को निकालने के बाद, तो उनकी पॉपुलेशन को मिला के इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन होगी 2030 आते आते। 10 साल पहले ना, 8 साल पहले मान लीजिए, 8 साल पहले इंडिया में पर कैपिटा डेटा कंजप्शन बहुत कम हुआ करता था। पर कैपिटा डेटा कंजप्शन के मामले में इंडिया सबसे लोएस्ट स्थान पे था, 122वें नंबर पे। बट आज पर कैपिटा डेटा कंजप्शन के मामले में इंडिया नंबर 1 पे है। यानी एक एवरेज सिटीजन हमारे देश का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है। चाइना और यूएसए के सिटीजन जितना डेटा कंज्यूम करते हैं, दोनों को मिला के भी उससे ज़्यादा एवरेज सिटीजन हमारे देश में डेटा कंज्यूम करता है।
हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी काफ़ी बढ़िया है। इसका असर देखो आने वाले 5-10 सालों में देखने को मिलेगा। सरकार ने काफ़ी खर्चा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अच्छी बात है। मतलब दोनों चीज़ों को सरकार बैलेंस लेके चली है, फिजिकल एक्सपेंशन भी और फिजिकल प्रूडेंस भी। फिजिकल एक्सपेंशन मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी इंक्रीज हुआ है, बड़े बड़े हाईवेज बने हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल डेफिसिट को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया। ऐसा नहीं कि सरकार मतलब 100 रुपये कमा रही है तो 110 रुपये खर्च कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं। फिजिकल डेफिसिट कोविड-19 के बाद बढ़ गया, अदरवाइज 3% के आसपास ही घूम रहे हैं। प्रोजेक्ट प्रगति की बात बोली जाती है। प्रोजेक्ट प्रगति में क्या है, प्रधानमंत्री ना मीटिंग्स करते हैं, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके मीटिंग की जाती है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स तैयार होके जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस मीटिंग में, और फाइलों को इधर उधर घूमना ना पड़े, टाइमली प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाए, टाइमली इंप्लीमेंटेशन हो जाए, उसके लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट प्रगति। एक और है गति शक्ति। गति शक्ति में क्या होता है, जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का सहारा लिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए ये एक जंगल का एरिया है, फॉरेस्ट है। अब मैं यहां से इस पॉइंट तक रोड बनानी है, तो पहले ना ये सारी चीजें ना हैप हैजार्ड मैनर में हुआ करती थी। ऊपर से मैप नहीं देखा जाता था कि रोड बनानी है, बस फॉरेस्ट काटना जरूरी है, डिसीजन ले लिया जाता था। अब क्या कि ऊपर से इमेजेस ली जाती हैं, जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, डिजिटल मैप तैयार होते हैं, तो ना पता लग जाता है कि कहां से रोड बन सकती है, क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, कितने पेड़ों को काटने से बचाया जा सकता है। ये सब चीजें बढ़िया से हो जाती हैं गति शक्ति में। और देखिए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में। पहली बार प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया कि आप कॉमर्शियल कोल माइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद एनडीए स्टेट्स छोड़िए, मतलब बीजेपी रूल्ड स्टेट्स छोड़िए, बल्कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ ने भी इसका काफ़ी फायदा उठाया। प्राइवेट सेक्टर को अप्रूवल दिया गया, रेवेन्यू सरकार के पास में आया। नेक्स्ट पॉइंट, 2010 से लेकर 17 के बीच में ऑयल को एक्सप्लोर करने का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने नहीं दिया। बट देखो 2023 आते आते 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, इस पे ऑयल एक्सप्लोरेशन जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी ऑयल को खोजने के लिए विभिन्न कंपनीज काम करने लगेंगी, क्योंकि सरकार ने अब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी PFMS। इसमें क्या होता है, ये देखो सेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम है। पहले क्या हुआ करता था, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, सरकार को पैसा देना है बेनिफिशियरी को, तो ना पहले बीच में ना इंटरमीडिएटरी बहुत होते थे। वो राजीव गांधी की जो फेमस स्टेटमेंट है कि 100 रुपये में भेजता हूं, 4 रुपये पहुंचता है जनता के पास में, उस प्रोसेस को खत्म कर दिया इस PFMS ने। सेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम है ये। इससे ना विभिन्न बैंक भी जुड़े हुए हैं, और बैंकों में आपको पता है लोगों का खाता होता है, तो ना सरकार यहीं से डायरेक्टली बेनिफिशरीज के पास में सब्सिडी का पैसा भेज सकती है। तो इंटरमीडियरी जो पहले हुआ करते थे ना, बिचौलिए जो बीच में कमीशन खाए जाया करते थे, वो इंटरमीडियरी खत्म कर दिए सरकार ने। जबरदस्त है ये सेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। डायरेक्टली बेनिफिशरीज के पास में पैसा पहुंच जाता है सब्सिडी का या फिर स्कीम का। ये देखो 1200 मिलियन बेनिफिशरीज जुड़े हुए हैं, 592 बैंक जुड़े हुए हैं। अब इसी के साथ में परिवहन सिस्टम का एग्जाम्पल दिया जाता है, जबरदस्त एग्जाम्पल है। पहले अलग अलग राज्यों में ना व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन का सिस्टम अलग हुआ करता था, लाइसेंस का सिस्टम अलग हुआ करता था, लेकिन अब परिवहन सिस्टम ने सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया है। वन स्टॉप सिस्टम है हमारे देश में ट्रांसपोर्ट के लिए। रेवेन्यू इससे ज्यादा कलेक्ट होता है सरकार को, विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। तो ये सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं राइटर के द्वारा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रेमिटेंस का भी बात कही जाती है कि 100 बिलियन डॉलर्स जो है इंडियंस दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। पहले इंडिया 195 देशों में सिर्फ एक हुआ करता था, आज इंडिया की बात सुनी जाती है ग्लोबल मंच पर। G8 G7 कंट्रीज़ का ग्रुप की मीटिंग होती है, उसमें इंडिया को इन्वाइट किया जाता है। लेकिन अभी देखो बहुत कुछ करना बाकी भी है। जैसे सारी सरकारी कामों में अभी भी डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं आ पा रहे हैं, सप्लाई चेन कैपेसिटी, बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडिया दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। मैन्युफैक्चरिंग
कैटेगरी को बूस्ट नहीं मिल रहा है, अभी भी मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है देश की जीडीपी में कम है, अभी भी 50% जनता जो है वो एग्रीकल्चर में काम करती है, ट्रेड डेफिसिट अभी भी ज़्यादा है, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। तो देखो अनेकों ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, जैसे जुडिशियल रिफॉर्म्स की गति काफ़ी, स्पीड काफ़ी स्लो है। चाइना को छोड़ के कंपनीज दूसरी जगह सेटल डाउन होना चाहती हैं, बट अभी भी इंडिया में बिजनेस करना उतना आसान नहीं है। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, देखो ये सब रिफॉर्म्स लाने के लिए ना इंडिया को यूएस की आवश्यकता है, यूएस को इंडिया की मार्केट चाहिए, इंडिया को यूएस का पैसा और टेक्नोलॉजी चाहिए। आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो गए, अभी इंडिया एम्बेसडर कार में नहीं स्टक रह सकता, इंडिया को आगे बढ़ना होगा। मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट का राग जो इंडिया पहले अलापता था ना कि हमारी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की है, वो सब छोड़ो भैया। जैसे इंडिया ने अभी रशिया से तेल परचेज किया, तो इंडिया को अब अपना फायदा देखना होगा। अब इंडिया को एक ही समय में मल्टी अलाइनमेंट पे फोकस करना होगा कि जिस देश से फायदा हो उस देश के साथ आप एंगेज करो। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी की जो मीटिंग होगी ना यूएस के राष्ट्रपति के साथ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। स्टेट विजिट पे जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी यूएसए के। बहुत कम लोगों को यूएसए, बहुत कम लीडर्स को यूएसए स्टेट विजिट पे इनवाइट करता है। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो यूएसए की स्टेट विजिट पर जा रहे हैं। यूएसए की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के साथ बेहतर संबंधों को बनाने में इच्छुक है। तो इंडिया के पास ना जबरदस्त मौका है, इस मौके को इंडिया को भुनाना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रिफ्यूजीज से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज यानी 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, तो उसी मौके पे ये आर्टिकल आया है। राइटर कहते हैं आज के समय में देखो 103 मिलियन इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको मजबूरी में अपना घर बार, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। और उन रिफ्यूजीज में उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें ज़बरदस्त रिजिलियंस हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने पोटेंशियल को अचीव किया और नए देश जिसमें वो गए वहाँ की इकोनॉमी में, वहाँ की सोसाइटी में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो आज ये हमारी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए ग्लोबल सिटीजन कि हम उन रिफ्यूजीज़ के प्रति एम्पैथी शो करें। एकजुटता होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में अगर कोई ह्यूमन बीइंग मुसीबत में है तो उसकी हेल्प करना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें राइटर के द्वारा बोली जाती हैं। देखो रिफ्यूजीज़ का पूरा जो इशू है ना उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्यूजी होते कौन हैं, इंडिया में रिफ्यूजीज़ को लेके क्या लॉ, क्या पॉलिसी है, डिटेल से हम इस इशू को डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्यूजी टर्म का मतलब क्या होता है? देखो रिफ्यूजी वो पर्सन होता है जो अपने देश से बाहर, जहाँ पे उसका हैबिचुअल रेजिडेंस है, वहाँ से अलग किसी दूसरे देश में, फॉर एग्जाम्पल म्यांमार का कोई नागरिक है, वो इंडिया में आ गया है, वापस म्यांमार नहीं जाना चाहता वो, क्योंकि उसको डर है या तो वहाँ की सरकार उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी या फिर वहाँ पे उसका परसिक्यूशन हो सकता है कुछ कारणों की वजह से, इसलिए कि वो पर्टिकुलर रेस का है, इसलिए कि वो पर्टिकुलर धर्म का है, पर्टिकुलर नेशनैलिटी का है, या फिर उसका संबंध किसी सोशल ग्रुप से है। सिर्फ इस वजह से उसका परसिक्यूशन हो सकता है उसके पेरेंट कंट्री में जहाँ का वो है। परसिक्यूशन मतलब उस पर अत्याचार हो सकता है, जुल्म हो सकता है, तो वो पर्सन रिफ्यूजी है। समझ गए ना? कोई पर्सन म्यांमार का है लेकिन वो इंडिया में आ गया है, वापस म्यांमार नहीं जाना चाहता है और वहाँ की गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन नहीं अवेल करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है म्यांमार की गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी और म्यांमार वापस जाने पर उस पर अत्याचार हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो किसी रेस, किसी धर्म, किसी सोशल ग्रुप से संबंध रखता है, तो वो पर्सन है रिफ्यूजी। इसके बाद देखो एक प्रिंसिपल के बारे में हम जानते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट। इस प्रिंसिपल में क्या होता है, मान लीजिए इंडिया में रिफ्यूजीज आए हैं, तो इंडिया उन रिफ्यूजीज को वापस उनके देश नहीं भेजेगा अगर वहां पे उनके परसिक्यूशन का डर है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो रोहिंग्याज भाग कर इंडिया में आए हैं और रोहिंग्याज वापस म्यांमार में जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको डर लगता है वहाँ पे अब मिलिट्री कू हो चुका है और अगर वो वापस जाते हैं तो उन पे अत्याचार हो सकता है, तो इस प्रिंसिपल का पालन करते हुए इंडिया उनको वापस नहीं भेज सकता। अगर इंडिया उनको वापस भेजता है म्यांमार में जहाँ उनके प्रोसिक्यूशन का डर है, तो मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट का उल्लंघन है। तो ये हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट की।
कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 1951 में एक कन्वेंशन आई थी, यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन। देखो, जब 1951 में ये कन्वेंशन आई थी तो ये कन्वेंशन सिर्फ 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी, और वो भी सिर्फ यूरोपियंस के लिए। मतलब 1951 से पहले कुछ वायलेंस हुआ है, किसी देश में कुछ गलत घटित हुआ है और यूरोपियन लोग उससे पीड़ित हुए हैं, वो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो फिर वापस उनको उनके होम कंट्री में नहीं भेजा जाएगा जहां पे उनके प्रोसिक्यूशन का डर है। तो ध्यान दीजिएगा, 1951 में शुरुआत में जब ये कन्वेंशन आई थी तो ये सिर्फ 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी और सिर्फ यूरोपियंस के लिए थी। लेकिन 1967 में एक प्रोटोकॉल आता है इस कन्वेंशन से संबंधित, और 1967 के प्रोटोकॉल ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। पहले ये कन्वेंशन सिर्फ यूरोपियंस के लिए थी, अब सबके लिए हो गई। दूसरा, पहले सिर्फ ये 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी, लेकिन ये जो टाइम वाली कंडीशन थी ये भी हटा दी गई 1967 के प्रोटोकॉल में। सिंपल भाषा में बात करें, इस 1967 के प्रोटोकॉल ने 1951 की यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन को कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया, रिस्ट्रिक्शंस हट गई। 20 जनवरी 2020 तक देखो 146 देश पार्टी हैं इस कन्वेंशन में और 147 कंट्रीज पार्टी हैं इस 1967 के प्रोटोकॉल में। क्वेश्चन उठता है, क्या इंडिया पार्टी है कन्वेंशन का या फिर प्रोटोकॉल का? आंसर है नो। इंडिया ना तो पार्टी है कन्वेंशन में और ना ही पार्टी है प्रोटोकॉल में। बट देखो, एक चीज जरूर है, इंडिया हमेशा से रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करता आया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाइना में जब तिब्बतियंस का प्रोसिक्यूशन हुआ था तो बहुत सारे लोग दलाई लामा की लीडरशिप में भारत में आए और भारत में उनको शरण मिली। 1971 का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, किस प्रकार से लाखों बांग्लादेशी इंडिया में आए पाकिस्तानी आर्मी के प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए और वहाँ पे उनको शरण मिली। श्रीलंका से बहुत से तमिलियंस आए जब वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हुआ। इवन अफगानिस्तान से बहुत से लोग इंडिया में हैं अभी फ़िलहाल, ताकि वहाँ के सिविल वार से बचा जा सके। तो इंडिया का इतिहास रहा है, हमेशा से इंडिया ने रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट किया है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेडागास्कर, सेंट किट्स और नेविस ये वो देश हैं जो सिर्फ 1951 की कन्वेंशन में पार्टी हैं, प्रोटोकॉल में नहीं है। और कुछ देश जैसे केप वर्डे, यूएस, वेनेजुला ये सिर्फ 1967 के प्रोटोकॉल में पार्टी हैं लेकिन कन्वेंशन में पार्टी नहीं है। इस कन्वेंशन में देखो वैसे ये भी बताया है कि रिफ्यूजीज कौन नहीं हैं, जैसे वो लोग जिन्होंने वार क्राइम्स को कमिट किया है। ऐसा नहीं कि युद्ध चल रहा था, आपने वार क्राइम्स को कमिट किया और बाद में आप दूसरे देश में चले गए डर के मारे और बोलो कि वहाँ पे जाऊँगा तो वापस प्रोसिक्यूशन मेरा हो सकता है। भैया, आपने क्राइम किया है, भाग के आप दूसरे देश में आए हो तो आप रिफ्यूजी नहीं हो, आप वार क्रिमिनल हो। ये जो कन्वेंशन है यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन, ये देखो 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 14 पर बिल्ड की गई है। आर्टिकल 14 में रिकॉग्नाइज किया गया है उन पर्सन्स के राइट्स को जिनका अपने देश में प्रोसिक्यूशन हो सकता है, वो दूसरे देश में जाके असाइलम मांग सकते हैं। तो ये तो हमने बात की बेसिक स्कीम। अब इससे पहले कि हम आगे डिस्कस करना स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रिफ्यूजी, असाइलम सीकर और माइग्रेंट तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, रिफ्यूजी के बारे में तो डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। असाइलम सीकर कौन है ये बताइए। मान लीजिए कोई पर्सन है, म्यांमार से भागकर इंडिया में आ गया है क्योंकि उसकी जान को खतरा था, रोहिंग्या है, लेकिन इंडिया में वो आ गया है, ये कौन तय करेगा कि वो रिफ्यूजी है या फिर नहीं है? वो तो झूठ भी बोल सकता है ना कि मेरी जान को खतरा है, असल में आया वो अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए है इंडिया में। तो वो भागकर इंडिया में आ गया है, बोल रहा है मैं रिफ्यूजी हूं, लेकिन जब तक यूएनएचसीआर यानी यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज या फिर गवर्नमेंट उस पर्सन के क्लेम को वेरीफाई नहीं कर लेती हैं कि वास्तव में वो रिफ्यूजी है या फिर नहीं है, मतलब वास्तव में म्यांमार से वो इसलिए भाग के आया है कि उसकी जान को वहां पे खतरा है या फिर वो वैसे ही भागकर इंडिया में आ गया है, तो जब तक उसके क्लेम को वेरीफाई नहीं किया जाता है ना कि वास्तव में वो रिफ्यूजी है या फिर नहीं है, तब तक है वो असाइलम सीकर। अभी उसने शरण मांगी है, आ गया है भागकर इंडिया में, लेकिन अभी गवर्नमेंट या फिर यूएनएचसीआर रिफ्यूजी स्टेटस डिटरमाइन करेगी कि वास्तव में वो रिफ्यूजी है
वास्तव में वो अपनी जान बचाकर आया है या फिर वैसे ही आ गया है। समझ गए? एसाइलम सीकर मतलब रिफ्यूजी स्टेटस जब तक एक्नॉलेज नहीं किया गया है, उससे पहले का जो स्टेटस है वो है एसाइलम सीकर। उसके बाद माइग्रेंट कौन है? माइग्रेंट जैसे देखो, बांग्लादेश से कोई पर्सन भागकर इंडिया में आ गया है, उसकी जान को वहां पे कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे लगा कि इंडिया में जाके जॉब करूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इस प्रकार से कोई इंडिया में आएगा, फिर वो रिफ्यूजी नहीं है, क्योंकि वो तो जॉब के चक्कर में या फिर बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स को एंजॉय करने के लिए इंडिया में आया है, तो वो माइग्रेंट है, वो रिफ्यूजी नहीं है। तो ये डिफरेंस है, अब आपको पता लग गया होगा। तो जब कोई एसाइलम मांगता है इंडिया में, सरकार एडोक बेसिस पे यानी केस बाय केस बेसिस पे डिफाइन करती है कि हमें इसे एसाइलम देना है या फिर नहीं देना है। लेकिन अगर देखो कानून होता है तो एक निश्चित समय में एसाइलम सीकर्स की मांग को पूरा किया जा सकता है, या तो उन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर एक्सेप्ट किया जा सकता है। अभी तो देखो कई बार तो ऐसा होता है, सरकार सालों साल बैठी रहती है और कोई पर्सन इंडिया में एसाइलम मांगता है तो उसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग रहती है बहुत बहुत सालों तक। लेकिन अगर कानून बन जाता है तो फिर सरकार के पास ना ज्यादा डिस्क्रिशन खत्म हो जाएगी। एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर जो रिक्वेस्ट है एसाइलम मांगने की, उसका जवाब देना होगा, और क्राइटेरिया भी कानून में डिफाइन होगा कब कब एसाइलम दिया जा सकता है, किन कंडीशंस में नहीं दिया जा सकता है। हम ना दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं। पहले आर्ग्यूमेंट डिस्कस करते हैं क्यों हमारे देश में रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है। पहला आर्ग्यूमेंट तो देखो यही हो जाता है कि कानून नहीं है ना, तो फिर कोई भी पर्सन हमारे देश में असाइलम मांगता है ना, तो ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड हो जाता है कि उसे असाइलम दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स की मर्जी है, पॉलिटिशियंस की मर्जी है, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, किसको असाइलम दे या फिर ना दे। लेकिन अगर कानून बन गया तो देखो, जैसा शुरुआत में भी मैंने आपको बताया, एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर और एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को एनालाइज करके असाइलम सीकर्स को असाइलम देना पड़ेगा सरकार को। डिस्क्रिशन बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है कानून बनाने के पीछे, हमारा देखो पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। हमने अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को असाइलम दिया है हमारे देश में, चाहे वो जूइश लोग हों, रोमन्स हों, श्रीलंकन तमिल्स हों, नेपाली हों, अफगान हों, रोहिंग्या हों, तिब्बतियंस हों, बांग्लादेशी हों, इन सबको हमने पास्ट में असाइलम दिया है। तो फिर अब हम हमारे कदम क्यों पीछे खींच रहे हैं? अगर असाइलम से संबंधित कानून अगर बनता है तो ना सिर्फ उनको असाइलम मिलेगा, बल्कि कानून में यह भी मेंशन किया जाएगा कि रिफ्यूजीज को हमारे देश में कौन कौन सी बेसिक सर्विसेज मिलेंगी, मतलब रिफ्यूजीज कौन सी बेसिक पब्लिक सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें जॉब्स और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ये प्रोविजंस भी उस कॉम्प्रिहेंसिव असाइलम और रिफ्यूजी से संबंधित कानून में किए जा सकते हैं। वैसे देखो अभी हमारे देश में काफ़ी सारे कानून हैं तो सही रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर से डील करने के लिए, जैसे फॉरेनर एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939, पासपोर्ट एक्ट 1967, एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962, सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसके बाद इसको अमेंड भी किया गया 2019 में, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, फॉरेनर ऑर्डर 1948। ये सब ना सभी फॉरेन इंडिविजुअल्स को एलियन कहते हैं, बट एज सच रिफ्यूजीज और असाइलम्स के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिफॉर्म कानून नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट यह दिया जा सकता है कि इंडिया को एक नेशनल असाइलम लॉ बनाने की आवश्यकता है, जो शशि थरूर कहते हैं। मैं कई सालों से डिमांड कर रहा हूं। हमारे देश में अभी 2 लाख रिफ्यूजीज हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रही है। अगर इंडिया एक अच्छा असाइलम लॉ बनाता है तो वर्ल्ड में इंडिया अपने आप को एक अच्छा डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पे साबित करेगा। इंडिया जो अपनी कमिटमेंट है ह्यूमैनिटेरियन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति, उसको साबित कर सकेगा एक अच्छा सा नेशनल असाइलम लॉ बनाकर। राइटर ये भी बोलते हैं, देखो इंटरनेशनल कन्वेंशन के अनुसार अगर हम कानून बनाएंगे ना, तो हमें ऐसी कोई चीज़ को फुलफिल नहीं करना है जो हम वॉलंटरी नहीं कर रहे हैं। वैसे भी पास्ट रिकॉर्ड अगर हमारा देखें तो हमने बहुत सारी चीज़ें वॉलंटरी की हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से। अगर उसे कानून की शक्ल दे देंगे तो फिर क्या जा रहा है। इवन हमारी जुडिशरी ने भी 1996 में एक वर्डिक्ट दिया था। वर्डिक्ट ये था
सारे ह्यूमन बींग्स जो अभी इंडिया में रह रहे हैं, चाहे उनकी कोई भी नेशनलिटी हो, उनको प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 14, 20, 21 के अंतर्गत उनको भी फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, वो सभी लोग जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए हैं। ये केस क्या था? केस ये था, चकमा रिफ्यूजीज जो अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर गए थे 1995 में, उनको फोर्सफुली एविक्ट किया जा रहा था। मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक इन चकमा रिफ्यूजीज की असाइलम संबंधित एप्लीकेशन का फैसला नहीं हो जाता है, तब तक स्टेट इनको फोर्स की सहायता से एविक्ट नहीं कर सकता। अभी देखो, अलग अलग जो असाइलम या फिर रिफ्यूजीज के मामले हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अलग अलग जज की विचारधारा अलग अलग होती है, वो अलग अलग फैसला देते हैं। लेकिन अगर एक कानून होगा ना रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर से संबंधित, तो जज भी इस प्रकार से अलग अलग स्टैंड नहीं ले सकेंगे, उनको कानून के हिसाब से स्टैंड लेना पड़ेगा। लास्ट आर्ग्यूमेंट ये है, देखो जो रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम है ना वर्ल्ड वाइड, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्लोबल सॉलिडेरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। तो इंडिया लीड ले सकता है इस मामले में, असाइलम से संबंधित कानून बनाकर। ऐसा अगर इंडिया करता है तो डेमोक्रेसी के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया के, उन्हें इंडिया प्रूव कर सकेगा। अब देखो, खिलाफ में आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हैं। ये सारे जो आर्गुमेंट्स हैं हमने पक्ष में डिस्कस किए। पहली बात, अगर देखो इंडिया कानून बना देता है तो इंडिया के पास डिसाइड करने की जो विंडो है ना, अपने नेशनल इंटरेस्ट में, कई बार देखो किसी रिफ्यूजी को असाइलम देना पड़ता है, किसी को नहीं देना पड़ता है। मान लीजिए किसी को दे दिया तो वो देश हमसे नाराज हो जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो जाएं दोनों देशों के रिश्तों में, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं असाइलम देने से पहले। अगर कानून बन गया तो फिर सरकार के हाथ बंद जाएंगे, सरकार फिर नेशनल इंटरेस्ट में फैसला नहीं ले सकेगी। नेक्स्ट, अगर देखो ज़्यादा रिफ्यूजीज इंडिया में आते हैं तो आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। जैसे असम में कुछ लोगों की शिकायत है, बांग्लादेशी रिफ्यूजीज की वजह से लोकल जो कल्चर है वो खतरे में है। नेक्स्ट, एक बार रिफ्यूजीज इंडिया में आ गए तो बाद में उन्हें आइडेंटिफाई करना, वापस उनके देश में डिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंडिया देखो इतना बड़ा है, हरियाणा, केरला, तेलंगाना, यूटीज लाइक जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, कहाँ कहाँ पर जैसे अगर रिफ्यूजीज जो हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं तो वापस उनको कैसे भेजेगी सरकार। नेक्स्ट, जॉब्स देखो वैसे ही हमारे देश में कम हैं, रोजगार के अवसर इतने हैं नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा रिफ्यूजीज आएंगे तो ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन। नेक्स्ट, इनलीगल वोटिंग का भी खतरा रहता है अगर ज़्यादा रिफ्यूजीज इंडिया में आएंगे। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट, टेररिज्म। अब देखो रिफ्यूजीज कुछ इंडिया में आते हैं, पता नहीं लगता ना कौन गलत इरादे से आया है, तो वो रिफ्यूजी की आड़ में यहाँ पे आके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाके काम कर सकता है, तो ये भी खतरा रहता है। तो ये हमने रिफ्यूजीज पर कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स को डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक से संबंधित एक अच्छी न्यूज़ है, वो हम डिस्कस करते हैं। आज एथिक्स से संबंधित ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। बीटलज्यूज क्या है? बीटलज्यूज देखो एक स्टार है, ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन का स्टार है। कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पैटर्न में दिखाई देते हैं। तो ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन है। कॉन्स्टेलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में दिखाई देते हैं। अगर हम आसमान में यानी स्काई में देखें तो इस पैटर्न का पार्ट है बीटलज्यूज। इस स्टार की हम बात कर रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है ना, यानी ये पूरा जो पैटर्न है ना, इसका नाम है ओरियन, और ओरियन का पार्ट है बीटलज्यूज जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। इसको लेके ना साइंटिस्ट काफ़ी समय से ना अनुमान लगा रहे हैं कि ना जल्द ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो सकता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन मतलब ये जो स्टार है ना एक्सप्लोड कर जाएगा, क्योंकि ये मर रहा है धीरे धीरे, इसमें ना फ्यूल खत्म हो गया है, इसलिए काफ़ी समय से लाइट जो है डिम हो गई है इस स्टार की। जैसे सन एक स्टार है ना, उसी प्रकार से बीटलज्यूज भी स्टार है, बस इस स्टार की लाइट डिम हो रही है यानी फ्यूल खत्म हो रहा है, और फ्यूल धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, मरने की ओर अग्रसर होगा ये स्टार। और मरने से पहले जब लाइफ साइकिल खत्म होता है ना, तो एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। लाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है, चमकता है स्टार मरने से पहले। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन इस स्टार में हो सकता है। डिबेट चल रही है, कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये जल्द ही इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो सकता है, और दूसरी तरफ कुछ कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है जो हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद दूसरे आर्टिकल का माइंड मैप है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से संबंधित। इसमें सबसे पहला पॉइंट इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित कि इंडिया की जीडीपी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है आगे 2047 तक। $25 ट्रिलियन की इंडिया इकोनॉमी हो जाएगी। उसके बाद यूएसए के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं। यूएसए को मार्केट चाहिए, इंडिया को यूएसए का पैसा और टेक्नोलॉजी चाहिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड एडवांटेज है इंडिया के पास। 100 बिलियन वर्किंग पॉपुलेशन होगी इंडिया की 2030 आते आते, जो G8 कंट्रीज़ की कंबाइंड पॉपुलेशन है। ग्रीन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया। स्ट्रीमलाइट डिसीजन मेकिंग, वो प्रगति पोर्टल के बारे में हमने डिस्कस किया। इसमें एक दिक्कत ये है ना, काफ़ी छोटा हो गया ये माइंड मैप जो है ना, बहुत छोटा छोटा हो गया, दिखने में आपको दिक्कत आएगी शायद। इसका कोई और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। रिफॉर्म्स प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, गति शक्ति वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था। और जो सेंट्रलाइज डेटा ट्रांजेक्शन सिस्टम है कि इंटरमीडियरी खत्म हो गए, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है। परिवहन के बारे में डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेट हो चुका है। लाइसेंस मिलना एक ही सिस्टम से मिलता है लाइसेंस, और ट्रांसपोर्ट का व्हीकल का रजिस्ट्रेशन भी एक ही सिस्टम से होता है। ग्लोबल स्टैंडिंग हमारी अच्छी हुई है, रेपुटेशन इंडिया की बड़ी है। चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सप्लाई चेन कैपेसिटी इंक्रीज करने की आवश्यकता है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बूस्ट करने की आवश्यकता है, जुडिशियल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, डिजिटलाइजेशन, ये सब करने की आवश्यकता है। सबसे लास्ट में इंडिया यूएसए के साथ में बायलैटरल रिलेशंस मजबूत करें। अब सबसे लास्ट में ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बहुत से लोगों ने बोला था कि हिंदी में भी क्वेश्चन दे दीजिए, तो ये क्वेश्चंस अभी हिंदी में भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।